अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वीकेंड आपका कैसा गुजरा? क्योंकि वीकेंड पे बजट आया और बजट के बाद उसके बारे में बहुत डिस्कशंस हुई सोशल मीडिया पे। ऑल टुगेदर लोगों के अपने आईक्यू लेवल के मुताबिक, उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक या जो भी उनका इंटेलेक्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कमेंट किए। और सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ेदार वो कमेंट लगा जब बजट के बारे में बात हुई और लोगों ने अपने ईजी लोड और वो जो प्रीपेड कार्ड 100 रुपये वाला डलता है और उसमें पहले 25 रुपये करते थे, अब 50 रुपये पे बहुत फोकस किया हुआ था। एंड दैट शोज कि हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आम आदमी की ज़िंदगी पे। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बजट में आती रही। और जिस चीज़ के लिए मैं पर्सनली बजट जब आ रहा होता है, प्रेजेंट हो रहा होता है और मैं उसे देखना चाहती हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ द सैलरीज। क्योंकि सैलरीज पे जो टैक्स लगता है वो हम लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, सैलरीड क्लास को जिसमें मैं भी आती हूँ। और हम सब पे टैक्स, वो लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ एक स्लैब है 4 लाख जिनकी पूरे साल की आमदनी है 4 लाख से कम, उन पे शायद कुछ स्लैब में कमी आई है या नहीं है, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे 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 आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है वैसे 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 टैक्स की शरह भी बढ़ती जा रही है। और बस अब उसका जब रिजल्ट आउट उस वक्त होगा जब महीने के एंड में सैलरी आएगी और उसमें से मजीद टैक्स की कटौती हो चुकी होगी। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन पर भी बात की गई, इलेक्ट्रिसिटी पे बात की गई, इन्वेस्टमेंट्स पे बात की गई और पूरी दुनिया के हाइलाइट्स भी मैं कुछ आज शेयर करूंगी कि पूरी दुनिया में हमारे बजट को किस तरह कंसिडर किया जाता है। क्योंकि एक मेन चीज़ जो हमारा फोकल पॉइंट रहा है, जिस बारे में बहुत सारे लोग डिस्कशंस करते हैं, जिस बारे में बेस बनाकर क्रिटिसिजम्स भी होते हैं और किसी हद तक वो मुनासिब क्रिटिसिजम्स होते हैं। एजुकेशन बजट और उसकी एलोकेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसे होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो अभी जो हमारा एजुकेशन बजट है उसकी क्या सूरत हाल है, इसके अलावा और बाकी तमाम चीज़ें, जो एक और ख़ास चीज़ है जिसमें हम सब इम्पैक्ट होते हैं वो है सेल्स टैक्स। उसकी शरह में भी सुनने में आया है कि इजाफा हो गया, कितना इजाफा हुआ है और किस तरह से वो हमें इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वो भी इररिस्पेक्टिवली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेने जाएंगे, आप बाहर खाना खाएंगे, आप और कोई ऐसी सर्विस अवेल करेंगे, तो पहले तो वो 15 और 16% हुआ करता था, अब कितने फीसद हो गया है सेल्स टैक्स, ये हमें पता चलेगा लेटर स्टेजेस में। फरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का जो मेरा ड्रेस है, कहीं ये ना भूल जाएं हम, ये भी हमारे बजट में रह के हमें काम करने पड़ते हैं ना, तो दिस इज बाय आगा नूर। आगा नूर का अगेन ये ड्रेस है। और ड्रेसेस पे भी हम बात करेंगे, कॉस्मेटिक्स पे बात करेंगे। आपने बजट के बारे में कुछ सोचा है या आपने कुछ देखा था, कोई ऐसी चीज जो आपकी नजर में हो? देखिए, बस मैंने देखी तो नहीं थी, मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम शॉपिंग करने जाए, बहुत सारे पैसे दे और आए कुछ भी ना। ऐसा तो नहीं होगा कहीं? क्या चीज? मैंने शॉपिंग करने हम जा रहे हैं। हाँ। और मैंने ड्रेस कोई और पसंद किया, मुझे कुछ और दे रहा है, लेकिन आपके बजट में तो यही आ रहा है, आपके सारा काट दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ये सबसे अच्छी बात है कि व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग, तो वहां पर जितने भी लोग आपको मिलते हैं वो कहते हैं नहीं इतने पैसे तो देखें बाजी खर्च हो ही जाते हैं। तो वो एक ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर आपको लगता है कि हाँ शायद मेरे पास बहुत पैसे हैं, ये चीजें मुझे बहुत सूट करती हैं, तो आई शुड बाय इट। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ हमारे इकोनॉमिस्ट शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शब्बर साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। शब्बर साहब, इज दिस द मोनोटनी, ये हमारे पास मोनोटनी के साथ एक बजट आया है या इसमें कोई खुशखबरी भी है अवाम के लिए? देखिए, दिस इज मोर देन अ मॉनेटरी, बिल्कुल 100% रवायती बजट है। हाँ। कोई तब्दीली किसी आम इंसान की जिंदगी में आने की गुंजाइश नहीं है। ओके। और तो ये बिल्कुल रवायती बजट है। और जिस तरह हर सालों में आता है उसमें गवर्नमेंट ने अपना मिजानिया दे दिया है, मगर इसके पीछे मुझे कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नजर नहीं आता कि हम आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं जो आज एक महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। अगर हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो वो अलग इशू है, मगर कोई स्पेसिफिक एफर्ट इस बजट में नजर नहीं आई जिससे आम आदमी पे जो डिस्पैरिटी और बोझ है वो कम हो। ये बड़ा रवायती सा बजट है जी। अच्छा, रवायती सा बजट है, आम आदमी के लिए कोई खास वो नहीं। आम आदमी को मजीद बर्डन किया गया है आपके ख्याल में? देखिए, इसमें सेल टैक्स में एक पर्टिकुलर एम्बिट में 1% टैक्स लगाया गया है, वो ठीक है। मगर जो चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस बजट में हमने जो टैक्स के मेजर्स लिए हैं, जहाँ से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे,
उसमें हम फिर उन लोगों को दबा रहे हैं जो लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा, सैलरी क्लास, और वो कंपनी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली वो सेक्टर कम होगा। अच्छा, ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारी एम्प्लॉयमेंट या रोजगार प्रोवाइड वही सेक्टर करते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अगर आप इनको मजीद बोझ डालेंगे तो उनकी ग्रोथ कम होगी और वो फिर लोगों की जो नौकरियां हैं वो कम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि उसको सही करे। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बजट की है, जो आपको सबको समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट अपने तौर पे जो काम कर रही है वो कर रही है सही। मईशत उस वक्त या मुल्क उस वक्त चलेगा जब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करेगा। अच्छा, यहीं पर ही ये बात शब्बर साहब, बिकॉज आप जैसे लोग हैं जो हम पर तो यही इन्फ्लुएंस है या इम्प्रेशन है कि आपकी तरह के लोग या आप लोग जो हैं वो बजट में कहीं ना कहीं उसके फ्रेमवर्क में शामिल होते हैं या किसी ना किसी मुशावरत में या किसी ना किसी लेवल पर शामिल होते हैं। ये चीज क्यों प्रपोज नहीं की जाती? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ती हैं, हर साल बढ़ती हैं, जितने भी बढ़ती हों, और उस पर फिर अच्छा नहीं लगता, बहस मुबाहिसे भी होते हैं, सारा कुछ होता है। प्राइवेट सेक्टर को क्यों इस बारे में निगलेक्ट किया जाता है? प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज पे क्यों बात नहीं होती? क्यों ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को इस बात पे कायल नहीं किया जाता? आपकी बात मैं समझ रहा हूँ और ये मान रहा हूँ कि हम लोग उस बजट की फ्रेमवर्क के बनाने में मुशावरत में शामिल होते हैं और हमारे मशवरे को गवर्नमेंट मानती भी है, हमारी बात को अहमियत भी देती है। मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम एक विशेष सर्कल में फंसे हैं पाकिस्तान में। हमें कुछ बड़े माशी फैसले करने पड़ेंगे। अब बड़े माशी फैसले करने की या तो आप कहें कि हमारे में हिम्मत नहीं है या हम उस पूरे हमारे माशरती प्रेशर नहीं है। मतलब ये मैं आपकी तरफ कहता हूँ कि आपने हमें प्रेशर नहीं किया कि हम सही हों। मैं आपको मतलब माशरे का जो एक प्रेशर होता है पाकिस्तान में वो नहीं आ रहा हुक्मरानों पर और पॉलिसी मेकर्स पर कि वो चीजों को सही करें। माशरे का प्रेशर मैं अपनी जानिब तो समझ गई कि मीडिया का एक प्रेशर होता है ओवरऑल। माशरे में और कौन सा प्रेशर होगा ताकि हमारे लोगों को पता चले नेक्स्ट बजट में वो प्रेशर क्रिएट करें? फॉर एग्जांपल मीडिया का प्रेशर है, अगर कराची में गवर्नमेंट स्कूल में हाजिरी नहीं होती, हाँ जी, या कराची में अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं होता, तो ये इशू सामने आना चाहिए। एक सुबह एक प्रोग्राम आना चाहिए कराची में किस गवर्नमेंट स्कूल में आज टीचर नहीं आया, कौन सा गवर्नमेंट स्कूल की कुर्सी नहीं है। ये माशरती प्रेशर है। क्यों कराची में मास ट्रांजिट नहीं है? दुनिया का कौन सा शहर है 2 करोड़ का जिसमें मास ट्रांजिट नहीं है? आज ग्रीन बस कर देंगे, कल ब्लू बस कर देंगे, ये छोटी मोटी बातें हैं। हम माशरा उन चीजों का प्रेशर नहीं डाल रहा अवाम हमारे ऊपर जिससे हम सही राह पे चलें। दुनिया में कोई शब्बर साहब एक और चीज बताइए, ये बहस तो मेरे ख्याल में जब से मैं बजट फॉलो कर रही हूँ, बहस नहीं है मैडम, ये बहस नहीं, ये बहुत अहम बात है। मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि जब से मैं बजट फॉलो कर रही हूँ, मेरी तो कम इल्मी है, आपकी तरह का इल्म नहीं है, लेकिन तब से मैं ये देख रही हूँ कि टैक्स नेट को बढ़ाने की बात होती है, मगर उसमें बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गिरफ्त में नहीं आ रहे होते और अगेन वही सैलरीड क्लास ही पिस रही होती है। जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं आ रहे होते। एक लफ्ज है पाकिस्तान में ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, एक लफ्ज है ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। ठीक, ये लफ्ज है, ये लफ्ज अपना मतलब खो चुका है अब। इसीलिए अगर आप इस तरह की तकरीर सुने वज़ीर ख़ज़ाना की तो उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हमारे यहाँ अब लफ्जों की अहमियत खत्म हो गई है और हकीकतें लफ्जों से दूर हो गई हैं। जब हम ये फैसला कर लेते हैं, जो हमें पता है कि एग्रीकल्चरिस्ट के कमोडिटी डील करने वाले, रिटेलर सेलर वाले टैक्स नहीं दे रहे और सारा बोझ सैलरी पर या इंडस्ट्री पे पड़ रहा है, तो हमें फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमने वो शक्ति प्रेशर हमने उन लोगों को जो टैक्स नहीं देते क्या माशरे में इस काबिल बनाया है कि वो बाइज्जत हो? हमारे यहाँ हर इंसान बाइज्जत है और उसमें उसका पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, एक बात और शब्बर साहब आपसे लास्ट बात मैं पूछना चाहती हूँ तमाम पेरेंट्स के इंटरेस्ट की, कि अब कहा जा रहा है कि स्कूल्स को भी टैक्स के दायरे में लेकर आएंगे। जब स्कूल्स को टैक्स के दायरे में लेकर आएंगे तो वो भी माँ बाप पे ही बर्डन पास ऑन करेंगे, अपनी जेब से नहीं देंगे। देखिए, मैं स्कूल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, स्कूल को टैक्स के दायरे में नहीं ला रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट एक तरीका लगा रही है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनके खर्चों पर टैक्स किया जाए। मतलब ये कि मैं अगर अपने बच्चे की स्कूल फीस भिजवा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप लाउड बोले शब्बर साहब तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये गलत इंप्रेशन है कि तालीम पे टैक्स लगाया जा रहा है, बल्कि इंप्रेशन असली चीज ये है कि हम जब लोगों को टैक्स नहीं कर पा रहे तो हम उनके खर्चों को टैक्स कर रहे हैं
और हमारे यहाँ खर्चों में एक बहुत बड़ा खर्चा मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, अमीर तबके में बच्चों की तालीम का है। तो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनके बच्चों की तालीम हो रही है उस पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जिसको मैं एग्री करता हूँ। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्सेशन मेजर हमारी बुनियादी टैक्सेशन मेजर की नाकामी के कुछ साबित करते हैं कि हम लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा जब अपने बच्चे की फीस देगा तो वहां से हम पैसे कलेक्ट कर लें। ये एक गलत तरीका है और इस तरीके से हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम टैक्स के निजाम में फेल हो गए। और मैं आपकी बात एग्री करता हूँ कि निजाम में अगर फेल हुए हैं तो शायद सबसे बड़ा कसूरवार मैं खुद हूँ। मैं एडवाइस करता रहा हूँ गवर्नमेंट को टैक्स मैटर में, और हम वो हिम्मत नहीं दिखा सके जो हमें दिखानी चाहिए थी। ठीक है शब्बर साहब, इंशाल्लाह वील बी मीटिंग यू इन द शो एज वेल सम टाइम, और फिर हम इस बारे में जरूर डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, हमने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की, और हम इसको बैठ के आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक पैकेज आप देखिए, पैकेज देखने के बाद हमारे साथ ज़करिया उस्मान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ KCCI। इसके अलावा जितना बजट फ्रेमवर्क है उसमें काफ़ी काम करते रहे हैं, फेडरेशन के हवाले से बहुत काम करते रहे हैं। इस बजट पे उनकी क्या नज़र है, क्या निगाह है, क्या सोच है, वो कमेंट करेंगे आफ्टर दिस पैकेज। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने 2015-2016 का 44 खरब 51 अरब का वफाकी बजट जुम्मे के रोज पेश कर दिया, जिसके मुताबिक टमाटर अब 60 रुपए किलो, चने की दाल 90 रुपए किलो, चीनी 60 रुपए किलो और भी बुनियादी चीजें जैसे गोश्त, प्याज, जिनकी कीमतें पहले ही आसमान को छू रही थी, अब और महंगी हो गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल एरिया में फेडरल हुकूमत का ये जिम्मेदारी है। इस मिनिमम वेज को हम अपने टेरिटरी में 12,000 से बढ़ा के 13,000 रुपए का ऐलान कर रहे हैं। आइंदा बरस से सूबाई हुकूमतें इन इक़दाम के लिए खुद रकूम फराहम करेंगी, ताहम वफाकी हुकूमत अहम कौमी प्रोग्रामों पर अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों को तकनीक की इमदाद मुहैया करती रहेगी। पाकिस्तानी अवाम जो पहले ही बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी जरूरतों से महरूम थी, इस बजट से बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठी थी कि शायद ये बजट उनके लिए कोई खुशी की नवेद लाए, मगर अफसोस ये अवाम एक बार फिर मायूसी के अंधेरों में धकेल दी गई और टैक्स के बोझ तले दबा दी गई। टैक्स के बोझ तले दबा दिया। और ज़करिया उस्मान साहब क्या कहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक। और बहुत खुश नहीं है, वो शक्ल देखकर ही अंदाजा हो रहा है बजट के बारे में। अगर आपकी इजाजत हो, एक कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है वार साहब? हाँ जी, मैं सलमा बात कर रही हूँ बहावल नगर से। जी सलमा, क्या कहना चाहती हैं? जल्दी से कहिए। आप मैं यही कहना चाहती हूँ कि बजट में हर चीज को मद्देनजर रखते हैं, सैलरी वालों को भी रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी बात कर रही हैं, तो जिनकी ना कोई दूर दूर तक कोई गवर्नमेंट जॉब में है ना प्राइवेट में है, तो उनके लिए क्या चाहिए बजट में? उनके लिए कैसा बजट होगा? जो बिजनेस करते हैं ना, जो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, जो अपना बिजनेस करते हैं, जिंदगी को आसानी से गुजार सके। ठीक है, हम ऑनर इस बात को डिस्कस करेंगे। सलमा, क्या हमें ब्रेक लेना है इस वक्त? थैंक यू सो मच सलमा, आपने कॉल किया। ब्रेक लेना है हमें, एक ब्रेक है, उसके बाद हम मैं तो सारी जो बॉल जो है वो इनके कोर्ट में होगी, और आप फिर बताइएगा कि उसको कहाँ कहाँ किस किस तरह गोल हो सकता है या नहीं हो सकता बजट को सामने रखते हुए। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बजट कभी गरीबों का तो होता नहीं, मैंने सुना नहीं आज तक कभी भी ये कोई टैगलाइन चली हो कि गरीबों का बजट है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि अमीरों का बजट है और अमीरों को इससे फ़ायदा होगा। तो हम अमीरों से भी पूछ लेते हैं उनको इससे फ़ायदा होगा या नहीं। हमारे साथ ज़करिया उस्मान साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इब्राहिम कसुम्बी साहब ने, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है KCCI के। जहाँ से हम ब्रेक पर चले गए थे सर, वो सलमा ने सवाल किया था कि जी जो सैलरी नहीं है या जिसकी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ और काम है, उनको क्या हुकूमत ने दिया है? लेकिन बात यह है कि दुनिया में सारे ममालिक जिनको आज एशियन टाइगर कहते हैं, जिन्होंने तरक्की की है, वो इसी स्मॉल मीडियम से ही तरक्की की है। ये बदनसीबी है हमारी कि हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और सलमा बेगम जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि हमने वो स्टार्ट ही नहीं दिया लोगों को कि वो स्लो एंड ग्रेजुएटली आगे बढ़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो इस बजट में भी कहीं नजर नहीं आ रहा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये चैम्बर फेडरेशन लास्ट ईयर मैंने शेडो बजट पेश किया था और मैंने दिया था, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया PM लेवल तक, लेकिन उसके लिए उन्होंने वही रिवायती, जैसे रिवायती बजट है तो रिवायती कमेटी बना दी।
ट्रेस रिफॉर्म कमीशन, पहले कमेटी बना रहे थे, मैंने कहा नहीं ये बेकार बात है। उन्होंने कमीशन बनाया, उसका भी रिजल्ट वो नहीं लिया उन्होंने। बहुत क्लियर था कि मैं ये कहता था कि 17% आप ले रहे हैं, आपकी किटी में 3.9% जाता है, आप हमसे 5% अक्रॉस द बोर्ड ले लें, सिंगल डिजिट लेते, इससे आपका करप्शन कम हो जाएगा। नो रिफंड, नो रिबेट, नो एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं। तो ये अपने ब्यूरोक्रेसी स्टाइल है कि अगर ये सारी चीजें कर देंगे ये, तो करप्शन फिर कहाँ से करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बिलीव करता हूँ दे मेक नॉर्मली रेवेन्यू बेस्ड बजट, आई बिलीव फ्यूचर बेस्ड बजट। ठीक, इसको जरा और आसान कर दीजिए देखने वालों के लिए कि क्या देखें, रेवेन्यू बेस्ड मैं ये कहता हूँ कि आपने पहले अपने एक्सपेंस तो कम किए नहीं, अब पहले आप एक्सपेंस को देखकर कितने टैक्स लगाने हैं वो हिसाब करते हाँ, खर्चा आप काबू नहीं कर रहे, और लेकिन आप ये खर्चे को कहते पूरा करने के लिए आप आवाम पे आवाम को टैक्स डालें, लगा रहे हैं। ठीक है, अब वो टैक्स लगा के आपने हायर साइड पे टैक्स को ले लिया है। अब जब हायर साइड पे ले लिया है आपने, जब वो पूरा नहीं होगा बजट आपका, वो पैसे नहीं आएंगे, तो आप पहले क्या करेंगे कि सब पॉलिटिकली असर से कि इसको छेड़ेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको छेड़ेंगे, तो छेड़ना किसका है, डेवलपमेंट बजट को छेड़ दो, तो जो कुछ बनना था वो रोक लेंगे। ठीक है, तो वो तो बनना नहीं, फिर आप कहेंगे डेफिशिएट बजट हो गया, तो सिस्टम नहीं बन पा रहा पिछले सालों से। और ताजिर बरादरी की मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कोई हैसियत नहीं है इनके सामने, क्योंकि वी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। तो इशू यह है कि जब तक ये हमारा सपोर्ट नहीं लेंगे और जेन्युइन सपोर्ट नहीं लेंगे, इस तरह से अकाउंटेंटों को बिठा के अगर बजट बना लेंगे ये, तो आई डोंट थिंक दे विल सक्सेस। ठीक है, थोड़ा सा इनको मैं एक्सपेंड करूंगा इस बात पे। हम ये तवक्को कर रहे थे पिछले 2 सालों में, इनका कहना ये है और इनके जो IMF के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं कि फंडामेंटल्स में स्टेबिलिटी आई है, चाहे वो इन्फ्लेशन के फिगर्स देखें या दूसरे, तो वो दे हैव अचीव्ड सम स्टेबिलिटी इन फंडामेंटल्स, जो जिस पर हम ये तवक्को कर रहे थे एज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थोड़ी सी इस पर मैं वजाहत करूंगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 20,000 मेंबर हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली 7 टाउन एसोसिएशंस हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं, तो आप समझ लें कि 60-70 हज़ार मेंबर बन जाते हैं। तो हमारा जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो छोटे से छोटा दुकानदार है वो भी हमारा मेंबर है, ठीक है, मीडियम इंडस्ट्री और ट्रेड भी मेंबर्स हैं हमारे, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी है। तो वी हैव अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव एंड वी नो वी आर इन टच विद द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, खास तौर पर कराची, क्योंकि कराची 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। जब हम अफेक्टेड, सबसे ज्यादा अगर कोई भी बजट आता है या कोई डिसीजन होता है, तो सबसे ज्यादा कराची को ट्रेड और इंडस्ट्री और आम आदमी सब मुतासिर होते हैं, इसलिए कि हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। कराची दरअसल मिनी पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है, कराची ही दरअसल पाकिस्तान है, और यहीं से सबसे बड़ा। क्या दुकानदार के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उसके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं? अब इसमें आई एम कमिंग टू दैट। अब इसमें जब ये होता है कि जब मुश्किल फैसले नहीं किए जाते, जब आप एक तरफ तो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऐसे बोल्ड डिसीजंस इस बार कोई ऐसे रिस्क लिए जाएंगे कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दें। और उसकी मिसाल यही है, जैसे अभी जकरिया भाई ने कहा कि सेल्स टैक्स रेट को कम किया जाएगा। 17% दुनिया में कहीं नहीं होता, इस रीजन में नहीं है, बजाय उसको कम करने के एक दूसरे तरीके से उसमें 18 या 19% कर दिया, और उसके बाद जो कमर्शियल सेक्टर में जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनका 22% तक चला गया। 22% सेल्स टैक्स इज ह्यूज, और डायरेक्टली वो कॉमन मैन को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये अक्रॉस द बोर्ड है। यानी ये अब मुझ पर लगा तो मैंने आगे पास कर दिया आपकी तरफ, तो वो आपको उसकी कॉस्ट अदा करनी है। अगर बेवरेजेस पर अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 9 से 12 की गई, तो सीधा वो आम आदमी जब कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो उस पर लगे। लेट मी कंप्लीट दिस। ये कोल्ड ड्रिंक की भी है, और साथ में मैं और बेशुमार चीजें हैं इसमें, एडिबल ऑयल भी है, एडिबल ऑयल भी है, जो छोटे बच्चों का दूध होता है, बहुत सी और चीजें होती हैं। चीजों को डिस्टर्ब किया है। अब इसमें क्या हुआ है, कहना कि कुछ नहीं हुआ है, हाँ, तो ऐसा नहीं, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज शायद होंगे या मजबूरियां होंगी, या कोई उनके पास, क्या मुझे समझ में नहीं आया ऐसी क्या मजबूरियां थी। दिस वाज द टाइम टू टेक सम रिस्क्स, to take bold decisions and send a message to the business community, to the trade and industry। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई ऐसी इंसेंटिव्स आए कि हम अपने काम को भरपूर तरीके से करें और ग्रोथ आ जाए उसमें। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने हैं, लेकिन एक कॉलर है, उसके बाद मैं इन पॉइंट्स पे भी आना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नुसरत आफिया? मैं ठीक ठाक हूँ, और हमारे साथ हैं शुमाइला बात कर रही हूँ जंग से। जी शुमाइला, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। बजट के बारे में क्या कहना है आपने? मुझे बजट के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, मगर मुझे आज
कि आज बहुत सारी दुआएं चाहिए क्योंकि आज मेरी सालगिरह है। दुआएं किए क्या? दुआएं चाहिए क्योंकि आज मेरी सालगिरह है। बहुत बेटा मुबारक मेरे हो साथ आपको, आती है तो आपकी फोन सालगिरह है। करती क्या बजट के बाद आपकी सालगिरह आई है? वाह, कुछ नहीं है देने के लिए मेरी दोस्त। हूँ। हाँ जी, वो तो मुझे चाहिए, मेरी दुआएं तो है ना आपके पास। दुआएं हैं, बिल्कुल। आप अपना दिन बहुत अच्छे से मनाएं। टैक्स नहीं होता, इंशाल्लाह। दुआओं पर कोई टैक्स नहीं। बजट के बारे में तो ये कहना चाहूंगी, लोग तरक्की करते हैं, आगे जाते हैं। हमारा पाकिस्तान है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ठीक कौन है, सा ठीक है, ऐसा हम इस काम बारे है जो में हम बात कर करते सकते हैं। हैं? शुमाइला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपको बहुत मुबारक हो आज का दिन। बहुत सी और चीजें हैं, जैसे मैं देख रही हूँ इसमें कि जी कहा जा रहा है कि 30 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी और वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में। उसके बारे में ये लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। अच्छा, लेबर की मंथली वेज जो है, जो कम से कम 13,000 हो गई है, पहले 12 थी, 1,000 का इजाफा हुआ है। आप लोग इसको ये बात बता दें, फिर मैं जल्दी से ब्रेक पर जाऊं। आप लोग क्या कम से कम वेज 13,000 है? 13,000 है, लेकिन 13,000 से कुछ नहीं होता जब तक वो इस पोजीशन में नहीं लाएंगे कि मैस प्रोडक्शन। देखें, प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी इतनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा। जितना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, इतना जो है इंडस्ट्रियलिस्ट उसको ज्यादा पेमेंट दे सकता है। ठीक है, 13 कोई वो नहीं है बेस मार्क। इशू ये है कि अब वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड करें। आप देखें ना, इस शहर में गैस कनेक्शन नहीं देते, आप कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और इतनी जॉब भी क्रिएट हो जाए। तो फिर इसी तरह होगा जिस तरह गवर्नमेंट के इदारों में इन्होंने जॉब क्रिएट की हुई है और वो बर्डन बन गई है, अब सैलरी के भी पैसे नहीं। अच्छा, सैलरी के पैसे नहीं है, बर्डन बन गई है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो प्राइवेट अपना काम भी कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको 25% रेज दिया गया है मेडिकल फैसिलिटी में। क्या बाकी जो तबका है जो प्राइवेट जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, या छोटे मोटे बिजनेसमैन भी हैं, दुकानदार भी हैं, और लोग भी हैं, आपके घर काम करने वाले भी हैं, उन सबको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती? सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है, सरकारी जो नौकर है उसके लिए गवर्नमेंट जो है देने के लिए तैयार है। 25% इजाफा कर दिया है। मैं इस पॉइंट से वापस आती हूँ इस ब्रेक के मतलब आप बाद। ज्यादा बीमार हुआ करें। फॉर इट क्या बात है, बिल्कुल, ये भी बन जाएगा। कुछ मिले ना मिले, खाना तो मिले ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे सर, मुझे आपसे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी सेहत से लग रहा था कि आप बहुत कम खाते कम खाते हैं। या नाश्ता शायद स्किप करते हैं। कंज्यूम ज्यादा कर रहा हूँ मैं। ओके, कंज्यूम ज्यादा करें। गुड। अच्छा, ये ब्रेड के पीसेस को मैंने इस तरह से बीच में से काट लिया, इसके ऊपर बटर लगा दिया। वैसे भी आप बटर लगा के खाते हैं। और ये मेरे पास थे 3 अंडे। इसके अंदर मैंने सारा सामान ऐसे ही रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं। चीनी मैंने शामिल कर दी है, वैसे ही पीसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास दाने वाली चीनी थी, तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा पाव चीनी शामिल की है कि ब्रेड के अंदर वो जाएगी तो फीका ना हो जाए, इसलिए ज्यादा चीनी शामिल की। इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये सिर्फ egg अंडे white हैं? नहीं, ये पूरे अंडे, तीनों अंडे हैं। 3 अंडे हैं इसके अच्छा, अंदर। हाँ, और क्या है? पूरे अंडे हैं इसके अंदर और चीनी है। बस इसको मैंने बीट करके रख लिया है, बहुत अच्छी तरह से बीट किया। अब ये मेरे पास तैयार है। ऐसे कैसे? थोड़ा सा मैंने एसेंस शामिल किया, हल्का सा, 1-2 ड्रॉप एसेंस। यही तो वो इन तो लोगों आपको की बात शामिल होती जरूर है, जो बताते नहीं है, जो काम की बात है। आप घर में वो अंडों को मैं बना रहे हैं, बताने वाली आपको थी। स्मेल आ रही है, आप बोले नुसरत तो बड़े आराम से खा रही है। 1-2 कतरे या फिर गुलाब का आप पानी अरक वो शामिल कर दें, थोड़ा सा केवड़ा शामिल कर दें ताकि जो अंडे की स्मेल है वो खत्म हो जाए। अगर अच्छी तरह से बीट की जाए तब भी उसमें से अंडे की स्मेल नहीं आती। ठीक है। 1 पाव दूध है मेरे पास, अब इसके अंदर शामिल कर लूंगी। ये मैं आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। और ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है जो आपके पास डब्बे की मिलती है, वो भी पूरी, हाँ, वो इसके अंदर शामिल करके इसको बीट करके अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर फैला के। और किशमिश, सबसे पहले किशमिश डालेंगे इसके ऊपर। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है किशमिश का, इसका मिलाप। और ये बहुत अच्छी स्वीट डिश भी है, जैसा लग रहा है कुछ मुझे। बहुत ही अच्छा लगेगा। जब बेक हो जाएगा तो आपको ये इसके बिल्कुल बेक होगा, ये बेक होगा। इसको मैं बीटर चला के थोड़ी देर मैं चला के दिखाई देती हूँ। 1 मिनट का बीटर चलाऊंगी और इसके अंदर डाल के तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको बेक करना है। आप एक तरफ चाय चढ़ाएं और दूसरी तरफ आपने ये बेक कर लेना है। आपका नाश्ता बहुत अच्छा है, बच्चों को आप खिलाएं। और आपका ये इटालियन नाश्ता आपका तैयार हो जाएगा। इटालियन नाश्ता? जी बिल्कुल, इटालियन नाश्ता है, जैसे हम फ्रेंच टोस्ट वगैरह खाते हैं, तो इसी तरह का आप ये नाश्ता बनाएं। ये लंच में भी दिया जा सकता है वैसे बच्चों को, बेक बहुत ही अच्छा लगता है। ये बेक हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हमने ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या इस मुल्क में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, क्या बाकी लोग हम जैसे, आप जैसे, या और जो हमारे घरों में काम करते हैं, जो हमारे दफातर में काम करते हैं, जो वैसे आपको सड़क में नजर आते हैं, जिनके पास अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि उनके लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी 10% कोटा फिक्स कर दिया कि जो जिनकी सैलरी 13,000 से कम होगी उनकी फ्री मेडिकल सर्विसेज होंगी। हमने आपको बेनजीर प्रोग्राम में ज़कात खैरात देना शुरू कर दिया है ना। हम आपको प्रोफेशनल बनाना नहीं चाहते।
हम नहीं चाहते आप रोजगार करें या कुछ लेके कोई खोचा लगाएं, कुछ धंधा करें, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम बेनजीर प्रोग्राम जो बनाया है वो इसीलिए तो दे रहे हैं ना आपको कि आप काम ना करें, क्योंकि काम नहीं है। जिस मुल्क में 60% यूथ हो, सही वो मुल्क में अगर रोजगार की जगह नहीं होंगी तो क्रिमिनल के बजाय क्या पैदा होगा? बिल्कुल सही। और फिर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है। मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर में 80% जो है वो उन लोगों का हिस्सा हो गया है जो बेचारे बेरोजगार। और इसी कभी कभी वो वाली चीजें हमारे पास भी हो जाती हैं। एक ब्रेक दोबारा आ गया है, बस ब्रेक आ जाते हैं हमारे पास, तो ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं। बजट दिया है, बेकार बजट दिया, गरीबों का खून चूस रहे हैं ये लोग। जो बजट आया है ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को मीट ही नहीं करता। ये क्या, इससे पहले जितने में कोई मीट ही नहीं करता था। महंगाई तो बजट आने से पहले ऑलरेडी इतनी थी पिछले 2 सालों से, और हर चीज पे मतलब आफत आई हुई थी। जो चीजें आज महंगी इन्होंने 15 रुपए की है, वो 20 रुपए पहले महंगी हो चुकी है। फिर उन्होंने 5 रुपए कम करके बड़ा एहसान कर दिया कौम पे। बजट भैया मेरे वो बनाता है जिसको ये पता हो मेरे घर में अफराद कितने हैं। आपकी गवर्नमेंट को तो यही पता नहीं कि पाकिस्तान में आबादी कितनी है। अरे बजट बनता है हमेशा घर की आबादी को देखकर। जब आपको आबादी पता ही नहीं है तो बजट कैसे बना रहे हैं आप? पहली आवाम पानी, बिजली, ओवरऑल सारी चीज़ों को तरसी हुई है। अब एक नया मजाक आ गया। मार्केट्स आप देखें, तमाम इकोनॉमी आपकी तो वैसे ही डाउन पे जा रही है। इस तरह के टैक्स लगा करके तो और बेड़ा गर्क किया है। तो मेरी एक तनख्वाह 15,000 रुपए है। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, एक जो बच्चे की जरूरियात की चीज है दूध है, आप 80 रुपए फी लीटर, मैं कहाँ से पूरा? घी, आटा, चीनी, दालें, चावल, सब्जी, तरकारी, सेल्स टैक्स, उस पे सेल्स टैक्स। बजट जो है हर साल होता है, लेकिन आवाम को कोई फायदा नहीं होता। वो बजट हुकूमत के लिए होता है, हुकूमत अपने लिए बनाती है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया है, अनफॉर्चुनेटली हर साल की तरह ये भी एक मायूसकुन बजट अनाउंस हुआ है। ये बजट में तो इतना महंगा, बजट में बोलते हैं कि रमजान में 4 चीजें अशिया खाने की सस्ती हो जाएगी, वो खाने की सस्ती के बजाय वो उससे डबल हो जाए। और मैं वाकई मुझे इनके कमेंट्स देखकर जो हमारा रियल फेस है वो आप तक आया। हमारे अवाम क्या सोचते हैं? बुला लिए तो कमेंट्स तो एक्सपर्ट्स तो वो नजर आ रहे थे आपको अभी। नहीं, आप लोग स्ट्रीट पीपल हु नो बेटर, आई थिंक दे आर मोस्ट अफेक्टेड। They are most affected. तो कमिंग बैक टू द बजट, अब थोड़ा सा वो दूसरा एक व्यू लेते हैं, जो ब्रॉडर व्यू लेते हैं। इसमें कुछ चीजें जो है ना वो कुछ थोड़ी सी, जिसमें मैं चाहूंगा कि वो भी एक व्यू आ जाए। इट्स नॉट जस्ट ऑल नेगेटिव इन अ वे। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीफ है। 33% से 32%, वो हमें सबको देखना पड़ता है। उसके अलावा जो शेयर्स की परचेज पर कुछ टैक्स क्रेडिट है, उसके अलावा कॉर्पोरेटाइजेशन पर, इनलिस्टमेंट पर कुछ टैक्स क्रेडिट 15 to 20% कर दिया। इट्स एक मैक्रो लेवल पे एक अच्छा वो है, लेकिन उसका डायरेक्टली कॉमन मैन को इमीडिएट बेनिफिट जरूर नहीं होता। साथ में टैक्स भी डाल दिया ना, Exactly. 12%। अब अगेन कमिंग बैक, इन्होंने पहले एक बात की थी शुरू में कि ये साल ब साल सरप्राइजेस जो आते हैं ना वो नहीं आने चाहिए। एक 5 to 10 ईयर्स का एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, जिसमें हम, जैसे मुझे कारोबार करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा या मेरा कारोबार कहाँ होगा। अगर मेरे पास वो डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, क्योंकि मुझे आज मैं एक चीज सेटअप शुरू करता हूँ, अगले साल का बजट क्या लाएगा मुझे नहीं पता, अचानक कोई मुझ पर एक बम गिरेगा, मेरी इंडस्ट्री वायबल नहीं रहती, तो दिस इज नॉट द वे टू डू इट। दुनिया में दूसरे जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं वहाँ बजट इज ए नॉन इवेंट, किसी को पता भी नहीं होता, बजट बनता है चला जाता है, इट्स सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन उसके बाद जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए, सारे पॉलिटिशियंस ऑन बोर्ड होने चाहिए, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड होनी चाहिए, और ये फैसला कर देना चाहिए कि इस पर झगड़ा नहीं होगा। ये हमारे ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये गोल्स है, ये नेशनल गोल्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा मैं अब ये भी शुरू में भी ये बात हुई कि एसएमई सेक्टर को हमने कंप्लीटली इग्नोर किया हुआ है, और इसलिए इग्नोर हुआ है उसकी वजह है क्योंकि टैक्स बेस ब्रॉड नहीं हो रहा, 1% से भी ज्यादा कम लोग टैक्स देते हैं। इसकी एक वजह यह है कि हमारे जो कवानीन है टैक्स के, एक तो बहुत पेचीदा है, और दूसरे इतने बात चीजें उसमें इतने खराब प्रोविजंस हैं कि लोग उस डरते हैं टैक्स बेस आते हुए। तो ये चीजें ठीक नहीं करेंगे जब तक आपका ये रिफॉर्म्स कमीशन भी इन्होंने बनाया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसमें भी वो चीजें इनपुट ऐसा आया हुआ है कि कुछ मिला जुला सा है, तो उसकी तमाम चीजें मेरा ख्याल है अच्छी नहीं होंगी।
कुछ उसमें बहरहाल कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो शायद बेहतरी की तरफ ले जाएं। कन्नान चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट। और कन्नान साहब, आपके पास कुछ खबरें हैं, पहले इनकी खबरें सुने। मैं थोड़ा सा आपको कंक्लूड दे दूं जल्दी से कि वो एक मिनट में कि इशू ये है कि व्हेन आई वाज इन, मैं अभी गया था साउथ कोरिया, हमारा 58 से 68 का जो हमारा दौर था जिसमें 2 5 साल मंसूबे दिए गए, उसके बाद सारा हेफाजत बे में काम हो रहा है। और उसमें यह था कि साउथ कोरिया का एक्सपोर्ट जो था उस वक्त वो 0.5 मिलियन था, हमारा 500 मिलियन था, हमारा 250, 5 टाइम मोर था। आज वो 625 बिलियन की बात करते हैं और हम 25 बिलियन भी नहीं कर पाते। तो देयर इज ए सिस्टम का फुकदान है, और वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर नहीं होगी तो खुशहाली नहीं आ सकती, और उसके लिए आपको फैसिलिटेट करना होगा। जी कन्नान साहब, क्या आपको बजट के बाद क्या प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? बजट के मैंने जो फिगर्स देखे हैं, 4.313 ट्रिलियन जो है, ये एक ऐसे नंबर पे ऐड हो रहा है जिसमें हिडन डेंजर्स, टेंशंस और प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा, तो इट मींस के आम क्या नंबर बन रहा है वैसे इसका ऐड होके? एडिंग अप टू नंबर 11 हो रहा है। 11 तो ये एक ऐसा नंबर है जिसमें मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि अवाम को बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है। और आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यस, जो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपर लेवल है, उनको बिल्कुल फ़ायदा होगा। जिनका लग्जरी थिंग्स से रिलेटेड कारोबार है, बिजनेस है, उनको फायदा होने जा रहा है। फायदा होगा जी बिल्कुल। ये थोड़ा सा लेट समझ में आएगा लोगों के, अभी रिएक्शन इतना नहीं आएगा। जुलाई के अंदर 20 जून के बाद से लेके जुलाई एंड अगस्त, ये वो मंथ्स हैं जब लोगों की तरफ से गम और गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन के तौर पे सामने आएगा, क्योंकि महंगाई जितनी बताई गई है उससे कहीं ज़्यादा है। इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं बजट के, वो अभी सामने आएंगे जुलाई के एंड में। और ये वो टाइम होगा जब रमज़ान का भी सिलसिला होगा। और हम लोग ना अभी एक जो हमने साउंड बाइट्स लोगों के सुने, उसमें किसी ने कहा कि जी रमजान में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें सस्ती हो जाएंगी, अब और महंगी हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो जैसा हम इसी प्रोग्राम में 3 वीक्स या 4 वीक्स अगो प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इस साल गर्मी जो है रिकॉर्ड पड़ने वाली है, तो अभी रमजान के दौरान गर्मी भी ज्यादा बढ़ेगी, तो लोड शेडिंग भी बढ़ने जा रही है। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी तो अवाम का गमो गुस्सा जो है वो ज्यादा जो है बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन अवाम की तरफ से जो है वो लाजमी आएगा जुलाई एंड अगस्त में। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बस मैं क्या बताऊं, ये तो मैं 1970 से पढ़ता चला आ रहा हूं पेपरों में कि महंगाई ने कमर तोड़ दी आवाम की। हाँ जी वाकई। लेकिन देखिए बात क्या, आपकी गेस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा भी साल थोड़ा सा बिजनेस से है। लेकिन जब इंडस्ट्री का पहिया चलता है ना नुसरत, तो काफी लोगों को रोजगार मिलते हैं। अब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंसेंटिव की बात करें, आई नो आई कैन गिव यू द नेम ऑफ द कंपनीज के कराची के अंदर कितनी टेक्सटाइल मिलें बंद हुई हैं, जहां 350-400 लोग काम करते थे, वहां सिर्फ 45-50 लोग रह गए, और वो भी उनको वाइंड अप करने के चक्कर में लगे। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, मुझे ये गोरख संते पे नहीं क्या आजाद शुमार के, मेरा तो सवाल ये है कि अगर आप जो इतने टैक्सेस ले रहे हैं, अगर मेरे लिए रोड टैक्स ले रहे हैं, अगर आप किसी डेवलपमेंट टैक्स ले रहे हैं, तो मुझे तो वो नजर नहीं आना ना। चले मैं अपनी कमर तोड़ के दे रहा हूँ, लेकिन वो चीजें वो करप्शन की नजर हो रहा है ना। अगर वो हमारे सड़कों पे लगे, हमारे पानी पे लगे, तो फिर लोग देना भी चाहेंगे, क्यों नहीं देना चाहेंगे? तो फिर कहीं कोई एंड रिजल्ट ही नहीं ना। आप चले हम पे सारा बोझ डाल दें, लेकिन हमें कुछ तो दें। बस मेरा यही सवाल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो बात इन्होंने की है याहिया साहब ने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि यू डील इन टेक्सटाइल ऑल्सो, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। मलेशिया मैंने सुना था एक दौर में बहुत ज्यादा चले गए, बांग्लादेश चले गए। ये चीज हो रही है एक्चुअली हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में। बहुत आसान सी जबान में मैं आपको ये बता दूं कि जब रशिया में बर्फ पड़ती है ना, तो परिंदे यहाँ आ जाते हैं। ये और बात है, कुछ परिंदे मारे जाते हैं शिकारियों के हाथों। तो बात यह है कि जब यहाँ पर आप हमें बिल्कुल एक ऐसे शिकंजे में कस देंगे और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी, प्रोडक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी, तो फिर क्या करेंगे? मोस्टली इन द साइट एरिया आप यूनिट जाके देखें वो बंद है। अब वो यूनिट कामयाब हैं थोड़े से जो कंपोजिट हैं, जिनके पास फ्रॉम जिनिंग टू फिनिशिंग है। और वो जो
वेलकम बैक। और कन्नान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त, जिनकी आवाज़ आपको हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, जो कंज्यूमर्स के दिल की आवाज़ बन के उसके लिए फाइट करती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। हुमा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बताएं, ये जो बजट आया है इस पे आप बात करें कंज्यूमर के हवाले से कि क्या क्या हमें दुख है, क्या तकलीफ आज आपकी और मेरी राय उसी तरह एक होगी जैसे कपड़ों का कलर है। कपड़ों का कलर बस जी। एंड वी हैव बिलाल शफी, हमारे एस्ट्रोलॉजर, जिनसे आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, वरना हम बजट के हवाले से भी आपसे प्रेडिक्शंस लेना चाहेंगे। ठीक है, हाँ जी। बजट अगर हम देख रहे हैं तो जिस तरह हर साल हमें लगता है कि कंज्यूमर थोड़ा सा कंफ्यूज है और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एक जो बिल्कुल सही शहरी है जो टैक्स दे रहा है और उस पर मजीद कितना बर्डनाइज किया गया, और वो जो टैक्स नेट से बाहर थे उनको उस नेट में लाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, तो वो हमें बज़ाहिर इस बजट में भी नहीं नज़र आ रहा है। और जिन चीज़ों की कीमतों में कमी की गई है वो हर सारिफ का मसला नहीं है, और जिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है, तो जो टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई है और जिस तरह से वो सारी चीज़ें हैं उसमें ये लग रहा है कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, सेल्स टैक्स का एक बहुत वो है ना, क्योंकि पहले जो शरह थी उससे ज्यादा बढ़ा दिया गया है, अब चीजें हमें महंगी मिलेंगी। और दूसरी बात ये कि हम जो सारिफ परेशान होता है वो मिनी टैक्सेस से, हाँ। जो आपके मिनी बजट आते रहते हैं और टैक्सेस में इजाफा और कीमतों में इजाफा होता रहता है, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो हम इस साल नहीं देखेंगे, और बजट इतना कंपोज और कॉम्प्रिहेंसिव है कि हम ये समझते हैं कि जी जो भी कुछ होना था वो इस बजट में हो गया, उसके इम्कानात कितने, क्योंकि ये जो अभी साल में 3 दफा और मिनी बजट आएगा उसके क्या इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर पे, वो गौरतलब मसला है, वो गौरतलब है। ठीक है, आप कुछ प्रेडिक्शंस देना चाहते हैं बिलाल के आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में क्या होगा बजट के हवाले से? मैं आपको बताऊं कि जून, जुलाई, अगस्त ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ है आवाम के लिए, इसको उनको फेस करने में उनको प्रॉब्लम होगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काफ़ी सारी चीज़ें तब्दीलियों में चेंजिंग्स होंगी, पॉजिटिवली चेंजिंग्स होंगी, कुछ रोड्स बनना शुरू हो जाएंगे, रेलवे के जैसे निज़ाम की बात है, रेलवे में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा बूस्टअप करना शुरू हो जाएगी, मगर ये साल के एंड में होना शुरू हो जाएंगे। लोग अपने इन्वेस्टमेंट दोबारा शुरू करेंगे, प्रॉपर काम तरीके से होगा, मगर ज़मीनी रिलेटेड जो काम है वो उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तकरीबन ज़मीन से रिलेटेड कोई जैसे प्लॉटिंग्स का काम हो गया, जो लेन देन का काम है ज़मीन से रिलेटेड, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। इन्वेस्टमेंट्स में आपको लगता है कि ज़मीन से रिलेटेड बिल्कुल अभी फिलहाल एंड में बिल्कुल ये अगले तकरीबन 8 से 9 महीने तक इस चीज में प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा जी, कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? नादिया याज। कराची से। जी नादिया। टॉपिक बहुत जबरदस्त आजकल की आवाम के लिए दिल की आवाज है। अच्छा, ये आवाम के दिल की आवाज और टॉपिक जबरदस्त, ये सारी बातें तो अपनी जगह। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, बजट के बारे में? हाँ, बजट के बारे में क्या ऐसी चीज है जो आपको दुखी करती है? यही बोलती हूँ कि देखें, दूसरे ममालिक में जहाँ उनके त्योहार आ रहे होते हैं या कोई इवेंट आ रहा होता है तो वो काफी रिलीफ देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री या बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जब रमजान आ रहे होते हैं या कोई ऐसा इवेंट आ रहा होता है तो मस्त कि वो डबल टिबल कर देते हैं उसकी कीमत ना, कि बस जो कमाना है इसी महीने कमाना है, उसके अलावा तो शायद नहीं मिलेगा। और अब तो बजट की वजह से मजीद महंगा हो जाएगा शायद, और महंगा हो गया है। तो ये मतलब यहाँ हमारी हुकूमत को देखना चाहिए कि ये देखो, एक महीना होता है रमजान का, हर कोई चाहता है कि रोजे रख के जो थोड़ी बहुत अल्लाह की नेमत है उससे फायदा उठा लें, लेकिन वो कीमतें ऐसी आसमानों पे पहुंचती हैं कि दिल दुखता है। ठीक है नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक ब्रेक यहाँ पर है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। और अगर आपका कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, वैसे तो हम लोग बजट स्पीच सुनते ही नहीं है, बहुत हमें पता ही नहीं होता। अगर बस ये चीज़ा चीजें समझ में आ गई, अच्छा टमाटर महंगा हो गए, दालें महंगी हो गई, ये महंगा हो गया, लेकिन इस बारे में कोई बात अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कॉल कीजिए और बात कीजिए आफ्टर दिस ब्रेक। सबसे ज्यादा तो घर का किचन, जेंट्स की जेब जवाब देगी तो किचन भी अच्छा खासा चलेगा, और आप नहीं जवाब देगी तो, क्योंकि बजट आया, महंगाई तो आई, लेकिन सैलरीज और इन सब चीज़ों में थोड़ी इजाफा हुआ। गवर्नमेंट ने मुंह पे थप्पड़ मारे हमारे, ये गवर्नमेंट है। बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत, क्योंकि हर साल ही बजट आता है और महंगाई बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल में तो
इस बार भी आया है, तो जाहिर सी बात है जो ख़वातीन हैं अब उनके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। बजट ऐसा बनाना चाहिए, हमारे उसका अपने अंदाज का नहीं बनाना चाहिए। वो तो ऐसे महलों में रह रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है आटे की क्या कीमत है। ये तो हमें पता है ना, हमें मालूम है, हम किचन चलाते हैं, हमें पता है कि जिस तरह पहले माशाल्लाह से सब घरों में माशाल्लाह आप देखें दावतें होती थी, वो अब क्या हुआ, हमने अपने बजट महदूद कर दिए। 60,000 तो कम से कम आजकल महंगाई के दौर में 60,000 चाहिए अच्छा किचन चलाने के लिए। अगर एक सालन बनाते कितनी हंडियाँ तैयार होती। बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा किचन, तो बहुत हर चीज़ महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो है। जितना जो चीज़ पहले खरीद रहे थे उसके डबल या ट्रिपल दाम। वेलकम बैक। और ये देखिए हमने सबके कमेंट्स सुने, और ये आज की जो डिश थी मेरी पुडिंग, वो इसलिए मैंने बनाई है, बजट को मद्देनजर रखते हुए बनाई है। नाश्ता बनाए, लंच भी कर लें, बच जाए तो फिर डिनर भी कर लें, बस कर दें। आपका बजट आपके हाथ में। लेकिन ये मीठा है, बहुत सारे लोगों को मीठा सॉरी, ये यहाँ से जो खाया है ये मैंने खाया है। आप बता देंगे कैसा बनाए, और मैं यूँ उठा के और भी खा सकती हूँ, पता है। इंतजार नहीं कर सकती, ये बहुत गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे, फिर आपके पीसीस करके, इंतजार मुझसे नहीं होता। आपके घर में अफराद हैं उसके हिसाब से छोटे छोटे पीसीस करके। हुमा आ गई वरना तो मुझे हुमा का इंतजार नहीं हो रहा था, तो इंतजार करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उनसे हो रहा है इंतजार, जबकि उनको देख के दिल चाह रहा था कि टेस्ट करें, लेकिन वो इंतजार करेंगे। मुझसे नहीं हुआ, मैंने इनकी सेटिंग खराब कर दी। खैर, हाँ, और हमारे से ज्यादा आने वाला है, तो हम इंतजार कर रहे हैं। तो मैं उसमें भी आपका साथ दूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को। कन्नान साहब, कुछ और चीजें हैं जो आप बताने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये जो एजुकेशन के ऊपर फिगर्स मैं देख रहा हूँ, ये भी जो है कोई ख़ास अच्छे फिगर्स नहीं नज़र आ रहे। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठने वाले हैं। बाकी वापडा 20 बिलियन जी, और बाकी वापडा के हवाले से जो देखे हैं फिगर्स स्पेशली डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं जी। ये ऐसे फिगर्स हैं जिससे अवाम को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करना पड़ेंगे, यानी कि मज़ीद टैक्सेस लगेंगे या बिल जो हैं बड़े बड़े आना शुरू होंगे, और लाइट जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी। ओह माय गॉड। तो वापडा के हवाले से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जख्मी तो हम हो ही गए थे, तेल नमक मिर्च छिड़क रहे हैं अब आके, जख्मी तो फीलिंग हो ही गई थी। मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मज़ीद जो चीज़ रहेगी। जी बिल्कुल। ओके, और तो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल समझाने की कोशिश कीजिए। और आपकी बात को देखते हैं कि हमारे इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे एनालिस्ट खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। वो कितना सेकंड करते हैं, इकोनॉमी को देखते रहते हैं, रोज़ाना रोज़मर्रा की जो चीज़ें आती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, उस पर तबसरा कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब। अगैन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। खुर्रम साहब, एक बात आपसे हुई थी बजट आने से पहले, अब दोबारा आपसे बात हो रही है, क्या कहेंगे? क्या लगा था और क्या हो गया? देखिए, इसमें टैक्सेस का बर्डन काफी ज्यादा है, और खास थोड़ा सा आपको लाउड बोलना होगा। जी, मैं कह रहा हूँ कि टैक्सेस का बर्डन ऑब्वियसली ज्यादा है, और गवर्नमेंट फिर वही बात है कि ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है या फोकस है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे ही है। और जो है जो लोअर सैलरीड क्लास जो तबका है उसको थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिला है। 4 से 5 लाख जो जिनकी सैलरी बनती है पूरे साल की, उसमें ऑब्वियसली वो सिर्फ वो एक स्लैब जो है उनको फायदा पहुंचा होगा, बट उसके अलावा तो बहुत ज्यादा हुआ है टैक्स। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, कोई खास बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, और ना कोई ऐसी एलोकेशंस हैं जिसकी वजह से हेल्थ पे या एजुकेशन पे या उससे रिलेटेड जो आम आदमी को जो फायदा होता है उससे कोई खास चीजें ऑब्वियसली अनाउंस नहीं की गई। तो ये एक कंसर्न है ऑब्वियसली आम आदमी के लिए कि उससे रिलेटेड कोई इतनी खास चीजें नहीं है। और ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर को भी जो है वो टैक्स ज्यादा किया गया है, और वो भी इनडायरेक्टली शेयर होल्डर को ही हेटे लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में टैक्स हैवी है बजट, और उसमें कोई खास मुराद नहीं है सच। अच्छा, ये जो एग्जाम्पशंस थे कॉस्मेटिक पे, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वगैरह पे, इनको वापस कर दिया गया है, और लोगों की यही डिस्कशन है जिसको वो मजाक में भी कहते हैं कि जी अब खवातीन परेशान होंगी क्योंकि कॉस्मेटिक्स पे या पर्सनल केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे वो अब महंगे हो जाएंगे। इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? इसमें तो खवातीन, मैं ये ऑन अ लाइटर नोट मैं ये कहूँ, खवातीन को नहीं बल्कि उनके जो हस्बैंड होंगे ऑब्वियसली उनको ज्यादा ये जो है हस्बैंड से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, सो ट्रू। तो देखिए, वन और द अदर वे तो हिट तो फैमिली को ही पड़ेगी। तो ये है कि इस तरह की चीजें जो है उसमें है बजट में, जो कि एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर ली गई हैं, जो ऑब्वियसली चीजें महंगी होंगी आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी वजह से जो आपका हाउस होल्ड का जो बजट है जो इन चीजों पे जाता है ऑब्वियसली उसमें जो है वो कमी देखी जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वैसे तो ये हमारे पास ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट की तरफ से है,
एक स्टेटमेंट में पढ़ रही थी, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान विल बी द 18th बिगेस्ट इकोनॉमी पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 2050। करंटली वी आर ऑन 44th इन द लिस्ट। तो आपको लगता है इकोनॉमी को देखते हुए कि 2050 तक हम 18वें नंबर पे आ जाएंगे? देखिए ये डिपेंड इतनी बेहतरी हो जाएगी? देखिए 2050 की अगर बात करें तो ऑब्वियसली अगर आज हम प्लान करें तो नेचुरली एक जनरेशन आपका जो है वो चेंज होता है। तो ये हो तो सकता है, देखिए पॉसिबल है, जिस तरह की इकोनॉमी हमारे पास है, जिस तरह से रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से जो है हम अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ब्लेस्ड हैं, वो सब ठीक है। लेकिन देखिए हमारी मैनेजमेंट कैसी है, हम रिसोर्सेज को यूज कैसे करते हैं, अपनी यंग जनरेशन को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास आपको पता है पूरे एशिया में जो है वो 50% से ज्यादा हमारे जो अंडर 20 जो है एज यंग पॉपुलेशन है। तो अब बात ये है कि देखिए ये दोनों तरफ जा सकता है, गलत भी और ठीक भी। अगर हम उस यंग पॉपुलेशन को सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे और सही ट्रैक पे नहीं डालेंगे, तो ऑब्वियसली हम 2050 के हम पता नहीं किस सदी में जाके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी यंग जनरेशन, डेमोग्राफिक, ये सब चीजें कितनी अच्छी आपके पास है और उसको आप यूटिलाइज कितना अच्छा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं। खुर्रम साहब एक और बात बताइए, यहाँ पर मैं एक और चीज पढ़ रही हूँ, 10% विल बी एडेड टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹75,000, यानी जिसका 75,000 का बिल आया उसको 10% और टैक्स देना होगा, राइट? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या कॉर्पोरेट के लिए है, फैक्ट्रीज वगैरह के लिए है, या आम यूजर्स का मेरे ख्याल में इतना बिल तो नहीं आता होगा? एब्सोल्युटली जी, देखिए ये हाई एंड यूजर्स हैं और ऑब्वियसली जिसका 70 अब ये डिपेंड करता है कि कराची इलेक्ट्रिक या जो भी वापदा से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या ट्रांसमिशन कंपनीज हैं वो कितना बिल भेजती हैं। यदि आपने ये भी देखा होगा कि बिल में जो है एनॉमलीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। लेट्स सपोज किसी का 1,000 का बिल होता है तो 2 जीरो उसमें आप लगा दे तो 1 लाख का बिल बन जाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें टैक्स भी ऐड हो जाएगा। ये देखें, ये चीज बड़ा देखना होगा कि गलत बिल तो नहीं आते, जो जितना यूज करता है उसकी बिलिंग अगर ठीक होगी, वो ज्यादा यूज करेगा तो वो बिल देगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो आपके नीचे मिडिल टू लोअर लेवल क्लास है उसको इम्पैक्ट नहीं होगा, उसके बिल हाँ, ये तो अपर क्लास के लिए है या बिजनेस ग्रुप्स के लिए है, बट अगेन जो हमारे लोअर क्लास को इम्पैक्ट हो सकता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट की बढ़ेगी और फिर उसका एंड रिजल्ट कंज्यूमर पे ही आएगा। हाँ बिल्कुल। इसमें एक और चीज भी है कि सब्सिडी अगर आप देखें ना, सब्सिडी काफी सब्सटेंशियली इस बजट में कम टारगेट की गई। इसका मतलब ये है कि आगे जाते हुए इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो वो ऑब्वियसली ये देखना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो जो 300 यूनिट्स वाला ब्रैकेट है उसको भी ये पास ऑन करती है या नहीं करती। मेरे ख्याल में उनको पास ऑन नहीं किया जाएगा, तो जो हमारा बिल्कुल लोअर तबका है, जो बिल्कुल जो है हैंड टू माउथ होते हैं या बिल्कुल कम उनकी सैलरीड है क्लास जो है, उनको ऑब्वियसली इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बट इवेंचुअली जब प्राइसेस बढ़ती हैं पूरी इकोनॉमी में, आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट वन और द अदर वे जो है नीचे तबके को जरूर पड़ता है। कोई खुशखबरी है वैसे हमारे अवाम के लिए इसमें? कोई खुशखबरी, एनीथिंग? देखिए आपको याद होगा हमने बात की थी एजुकेशन और हेल्थ की, इस पे अगर एलोकेशन सही है, ठीक है, वो बेहतर होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन ये कि वही आपको पता है कि अचानक से हम नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स हमारे पास है नहीं, कर्जों पे ज्यादा चल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है उस तरह से, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से। तो मेरे ख्याल में ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि, और बजट में आप देखिए प्राइमरीली एलोकेशन होती हैं, इसमें जनरेशन नहीं होती है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी बजट में कोई नई चीज हमारे पास आ जाएगी। एक्चुअली जो टैक्स आपके पास है उसी को आप एलोकेट कर रहे होते हैं कि जी इस मतलब ये खर्चे करने, इस तरह डिफेंस में इतना। तो सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर वगैरह की क्या सूरत हाल है? सैलरीड को तो हमने बार बार डिस्कस कर लिया, व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर, व्हाट अबाउट सर्विसेज सेक्टर? देखें फिर वही बात होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ही मेन इशू है, क्योंकि 3 ना आपकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें आप अगर टैक्स का पोर्शन देखें तो सबसे ज्यादा आपको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दे रहा होता है, और जो एग्रीकल्चर है वो 2-2.5-3% भी जो है वो टैक्स का पोर्शन नहीं कवर कर रहा था। और देखिए ये प्राइमरीली ये जो 3 काम है ना, एजुकेशन, हेल्थ और फिर एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना, ये